नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पाल आपका अपना चैनल आरपी सीटेट पॉइंट में स्वागत करता हूं। वैसे कैंडिडेट जिन्होंने सीटेट बीटेट स्टेट क्वालिफाइड किया हुआ है वो काफ़ी दिनों से 7 फेज़ का वेट कर रहा है। वे काफ़ी दिनों से 7 फेज़ का वेट कर रहा है और जैसे आप सभी को पता होगा कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जो मात्र अब 2 दिन बचा हुआ है, 2 दिवस का ही बचा हुआ है। और उसके बाद से सीटेट बीटेट के जो कैंडिडेट हैं वो पटना में गर्दनी बाग 2 दिन के लिए गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, यानी आंदोलन पे भी प्रयासरत है 7 फेज़ के लिए। तो आइए देखते हैं कि आखिर देखिए यहाँ पे टाइटल में भी आप देख सकते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा नीति पर रोजगार बहस विधानसभा में लाइव वहाँ से है, बिहार विधानसभा में हो रहा है। तो क्या क्या बातें हो रही है, क्या क्या चर्चा हुई और इसकी क्या व्यवस्था है और 7 फेज़ कब तक आएगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। इस लगभग 3 लाख से ऊपर सीटेट एवं बीटेट पास अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, लगातार सरकार के आश्वासन के बावजूद भी अभी तक इनकी नियुक्ति संबंधी 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, पिछले बार अधिक शिक्षा मंत्री जी का भी बड़ा बयान आया, कैबिनेट में भेज दिया गया। अध्यक्ष महोदय, इनके अधिकारों का हनन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, अतः आज के लिए सूचीबद्ध सारे कार्यों को स्थगित करते हुए राज्य में सीटेट बीटेट परीक्षा पास अभ्यर्थियों की जल्द बहाली हेतु सदन में चर्चा कराई की मांग कराई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री, आप देखिए नेता प्रतिपक्ष शुरू किए, उनको देखने की जरूरत है। आप खुद गांव के लोग हैं, आपको खुद मालूम होगा। मेरे गांव का एक मास्टर है जो प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक है। वो स्कूल से दूसरी जगह से आता हुआ दिखा, तो मैंने पूछा कि तुम्हारा घर तो बगल में है, सवेरे सवेरे कहां चले गए? कहा नहीं, मैं तो मधुबनी में रहता हूं। तो कहा मधुबनी में क्यों रहते हो? कहा बच्चे को पढ़ाना है। कहा कि यार तुम्हारे बच्चे तो प्राइमरी में पढ़ते होंगे। तो हाँ, तुम स्कूल के मास्टर हो, अपने बच्चे को भी नहीं पढ़ा। तो स्कूल में पढ़ाई क्या होती है? सिर्फ खाना पीना होता है। ये हालत हो गई। मैं किसी एक पर जिम्मेवारी नहीं देता हूं, ये ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे बिहार की, पूरे विधानसभा की। ये कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई कि शिक्षा विभाग में नौकरी करने वाले प्राथमिक से लेकर कॉलेज तक के शिक्षक सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, जबकि हजारों करोड़ का बजट, सबसे बड़ा बजट शिक्षा का बजट है। इस परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? और मैं किसी एक पर नाम नहीं गिनाऊं तो संपूर्ण विधानसभा इसके लिए जिम्मेवार है। सत्ता पक्ष प्रथम जिम्मेवार है कि आज सरकारी स्कूल में सरकारी नौकरी वाले बच्चे पढ़ने नहीं जाते। हमारा ध्यान क्यों नहीं जा रहा है उन विद्यालय में? मैं आगे बढ़ूं, मैं आता हूं मध्य विद्यालय में हाई स्कूल की ओर। क्या हालत है माध्यमिक विद्यालयों की? क्या सिक्योरिटी है? कौन देखेगा? कौन देखने वाला है? आधारभूत संरचना घोर अभाव। हमने +2 बना दिया पुराने हाई स्कूलों को। आधारभूत संरचना में घोर अभाव है। शिक्षक नहीं है, कमरे नहीं है, बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है, शौचालय नहीं है, चारदीवारी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र का ही एक उदाहरण दूंगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक बसैठ हाई स्कूल है, उसके बगल में बानेश्वर हाई स्कूल है। दोनों +2 हो गया 2011 में। लेकिन दोनों विद्यालयों में फर्क यह है कि बसैठ क्योंकि मेन रोड पर है, उसमें 11 से 17 शिक्षक हैं। 11 हैं 10वीं तक के और 6 हैं +2 के। वो 11 में ही बन गया, लेकिन आज तक उसको कोई नहीं मिला कि +2 शुरू हो सके। लेकिन 6 टीचर उसमें हो गए। वहीं दूसरे ओर बानेश्वर विद्यालय है, जिस उच्च विद्यालय सड़क के किनारे नहीं है, बाहर इलाके में रिमोट में है, वो भी +2 है। उसमें 2 शिक्षक हैं, तीसरा नहीं है। और एक कौन सा सिस्टम है जो देखता नहीं है कि किसी डीओ ने एक विद्यालय में 17 शिक्षक कर दिए, वहां भी +2 नहीं है, और दूसरे विद्यालय में 2 शिक्षक
शिक्षक है, ये कौन देखने वाला है? जांच कराना चंद्रशेखर जी। बागेश्वर उच्च विद्यालय और बसेठ उच्च विद्यालय में दोनों जगह पढ़ाई नहीं हुई, इसलिए मध्य विद्यालयों की हालत, उच्च विद्यालयों की हालत नहीं है। इसलिए आपको शिक्षा को देखने की जरूरत है, और इस शिक्षा की हालत दिनानुदिन बदतर होती जा रही है। मध्य विद्यालय हमने सारे स्कूलों में बना दिए, +2 तो हो गए, गांव-गांव में उच्च विद्यालय तक खुल गए, लेकिन उस विद्यालय में क्या शिक्षक हैं? बच्चे कहां जा रहे हैं? ये सारी विपत्तियों के बाद मैं बिहार के बच्चों को बधाई देता हूं। दुनिया में कोई भी, भारत की कोई भी परीक्षा, IAS की परीक्षा हो, IIT की परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, बिहार का बच्चा अव्वल है। वो आपके बदौलत नहीं है, उसके वो अपनी ताकत से है। वो कोटा का कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या दिल्ली में एनएम कैरियर हो या आकाश इंस्टीट्यूट हो, उसके 80% बच्चे बिहारी हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार गरीब गुरबों की बात करती है। क्या गरीब के बच्चे आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हैं क्या? जिस अम्बेडकर की बात करते हैं, उनके उत्तराधिकारी, उनके समाज के लोग क्या पढ़ सकते हैं क्या? एलन कोरिया पढ़ सकते हैं एक आध लोग? तो किसके लिए है ये शिक्षा? क्या हो रहा है शिक्षा में? गरीब सिर्फ भाषण करने के लिए है या मतों के पोलराइजेशन के लिए है, वोट के लिए है? क्या व्यवस्था है? और जब भी इससे आगे बढ़ते हैं अध्यक्ष जी, तो हम आते हैं हायर एजुकेशन। अध्यक्ष जी, हायर एजुकेशन पर जब हम आते हैं, इसकी हालत तो इतनी दयनीय है कि इसकी इतनी दयनीय है, इसकी हालत तो इतनी दयनीय है कि कहा नहीं जा सकता। इसकी हालत यह है, कई रिपोर्ट मैंने देखे, 2 रिपोर्ट है, एक मेरे पास है, वो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 की रिपोर्ट है। 100 विश्वविद्यालयों की उसने रैंकिंग जारी की है 2022 में, और 100 कॉलेज की रैंकिंग जारी की है। उन 200 में 100 विश्वविद्यालय में और 100 कॉलेज में बिहार का एक भी कॉलेज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या हो रहा है? एक भी नहीं है। और हद तब हो गई, जब वो रिपोर्ट मेरे सामने है, हद तब हो गई जब ये दक्षिण के विद्यालय होते, जब ये दक्षिणी राज्यों के यूनिवर्सिटीज होते या पश्चिमी राज्यों के यूनिवर्सिटीज होते, तो हम थोड़ा मोड़ा एडवांटेज दे देते चंद्रशेखर बाबू को। लेकिन हद तब हो गई कि 16वें नंबर पर भुवनेश्वर का विश्वविद्यालय उड़ीसा में है। ऐसे ही 20वें नंबर पर भुवनेश्वर आ गया, आसाम का विश्वविद्यालय उस नेटवर्क में आ गया है, लेकिन बिहार का एक भी नहीं आया। ऐसे ही विश्वविद्यालय की सूची उस फ्रेमवर्क ने जारी किया है, उसमें बिहार का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। और हद तो यह है कि मिजोरम, मणिपुर के कॉलेजेस उसमें आते जा रहे हैं। तो हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? और आज एक खबर देखी, सब लोग देखे होंगे, विजेंद्र बाबू भी देखे होंगे, विजय बाबू भी देखे होंगे। शिक्षा विभाग ने आगाह किया है नैक का एक्रीडिटेशन के लिए। उन्होंने कहा है कि पैसा तब देंगे जब नैक से तुम जांच करोगे। भाग रहे हैं विद्यालय, और जांच पर तब आएंगे जब जांच की परिधि में आएंगे। बिहार के कॉलेज जांच में भी भाग रहे हैं, वो जांच में भी नहीं जा रहे। इसलिए बिहार की शिक्षा है वो सबसे बदहाल हालत में है। मैं मानता हूं कि पिछले 15-16 वर्षों में 2005 के नवंबर के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार बनी, तो भारतीय जनता पार्टी भागीदार थी, अनेक क्षेत्रों में अच्छे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में भी मकान बने, लेकिन लेकिन सिर्फ मकान बनने से गुणवत्ता नहीं आ सकती, घर बनने से गुणवत्ता नहीं आ सकती है। और जो भी विकास हुए हैं, सामाजिक न्याय के मामले में विकास हुए, जो शिक्षकों को और जो अति पिछड़ा और दलितों को आरक्षण दिया गया, तो हमारी बराबर की भागीदारी है। जितनी भागीदारी जनता दल यू की है, उतनी भारतीय जनता पार्टी है। चंद्रशेखर जी, वो जो शिक्षकों के लिए जो आरक्षण हुआ है पंचायती राज, हमने एम्पावरमेंट के लिए आपसे कम काम नहीं किया है, बढ़ के काम किया है।
मुसलमान तो बड़ा डर रहेंगे। और एक बात आप समझ भी लीजिए, गंगा में बहुत पानी बह गया है। ये 88, 89, 90, 95 का विहार नहीं है। भारत की जनता समझती है कि नरेंद्र मोदी पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता, भारत का प्रधानमंत्री है, तो कोई कमजोर नहीं। अध्यक्ष महोदय, राज्य में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के पदों को तो देखें। माननीय सदस्य, बस 1 मिनट, मात्र 2 मिनट और आप 2 मिनट, ठीक है। अध्यक्ष महोदय, 10,127 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं, जिसमें से पद मात्र 6,002 खाली है। अब बताइए, 9 वर्षों से पद खाली हैं और 2 सितंबर 2020 को एक एडवर्टीजमेंट निकला। विजय बाबू मंत्री थे शिक्षा के, 4,638। चंद्रशेखर जी, आपने पता किया तो कितनी बहाली हुई? सिर्फ 150 नियुक्ति हुई। आप 3 साल एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, प्रोफेसरों की बहाली नहीं कर पाते। शिक्षा क्या देंगे आप? शिक्षा तो दीजिए। बच्चे आपके कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ नाम लिखाते हैं और परीक्षा देते हैं, पढ़ते कहीं और है। इसको संभालिए। और उसके बाद आपका विश्वविद्यालय सेवा आयोग निष्क्रिय आयोग। शिक्षक के नियोजन में इतना कंफ्यूजन है, इतना कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को प्रत्येक वर्ष एक सर्कुलर आप निकालते हैं, लेकिन कंफ्यूजन दूर नहीं होता। वो प्राथमिक में हो, मध्य में हो, माध्यमिक में हो, और वो कंफ्यूजन लगातार बढ़ता जाता है। और अंत में एक बात कहता हूं, शिक्षा विभाग बिहार का महानतम विभागों में से एक है और रहा है। आप उसको जिस स्टेज में ले जाए। इसमें तो अभी आपने एक वीडियो के माध्यम से देखा कि बजट सत्र में शिक्षा व्यवस्था पर, लचर व्यवस्था जो है बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर क्या क्या बातें हुई और क्या क्या बातें चल रही है, क्या बहस हुई शिक्षक नियुक्ति पर लेके, फिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर लेके, चाहे वो मिडिल हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे +2 हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, सारे शिक्षा स्तर जो है सारे विभागों का बहुत ही गिरा हुआ है, लचर है। और 7 फेज स्कूल तो है बट टीचर नहीं है, और 7 फेज का बहाली होते हुए भी, पद खाली होते हुए भी बहुत वेट कर रहे हैं। नियमावली पर अभी तक मुहर नहीं लगी और इस पर कुछ बात भी नहीं चल रहा है। तो ये 7 फेज से कुछ अपडेट था। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और वीडियो यदि अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही जानकारी के साथ, 7 फेज से रिलेटेड जानकारी को लेकर। जय हिंद, जय भारत।